डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्धमान एवं ह्रासमान। तो आज मैं आपको वर्धमान और ह्रासमान पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, मेरी कोशिश है कि एग्जाम में आपके नंबर मेरे हिसाब से मतलब कम से कम नहीं तो 90 प्लस 90 to 100 आनी चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक बात समझाई थी कि देखिए एक प्रवणता वर्ड है। क्या नाम है बेटा? प्रवणता। प्रवणता जो होती है उसका मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं स्लोप, या हिंदी में कह सकते हैं झुकाव। देखिए, जैसे कोई वक्र दिया होता है, मैंने अपने लेक्चर में बताया है आपको। y इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर। मान लीजिए अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ बेटा कुछ हो सकता है इस तरह से, ऐसे करके ग्राफ मिले। इट्स पॉसिबल। तो आप देख रहे हैं कि ये फलन यहां से यहां तक बढ़ रहा है, यहां से यहां तक घट रहा है, यहां से यहां तक फिर बढ़ रहा है। तो हमारा मतलब है कि फंक्शन कौन सा? वर्धमान एवं ह्रासमान, जिसको हम इंग्लिश में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, ये फलन यहां से यहां तक बढ़ रहा है, यहां से यहां तक घट रहा है, यहां से यहां तक बढ़ रहा है। इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया है कि dy/dx जो होता है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट में प्रवणता के नाम से जानते हैं। जो कि हमारे यहाँ एक चैप्टर था जिसका नाम था स्पर्श रेखा और अभिलंब। इसको हिंदी में टेंजेंट एवं इंग्लिश में टेंजेंट एवं नॉर्मल के नाम से जाना जाता था, जो इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका उपयोग है। जैसे कोई मान लीजिए ये फलन है आपका, इसका अवकलन कराया तो हमको dy/dx मिल गया। dy/dx का मतलब होता है प्रवणता, यानी इस रेखा के किसी बिंदु पर खींची गया झुकाव, ये क्या कहलाएगी? प्रवणता या झुकाव या स्लोप। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस जगह है कि सर ये प्रवणता पूरे वक्र की, या बिल्कुल, लेकिन सर फिर अलग अलग कैसे? तो मैं ही कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए हमने इस वक्र का अवकलन करके ये dy/dx निकाला। अगर हमने ये पॉइंट ले लिया तो इसका मतलब इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अगर ये बिंदु ले लिया तो यहां पर खींची गई स्पर्श रेखा। अगर ये ले लिया तो यहां पर खींची गई रेखा। यहां ले लिया तो यहां पर, और यहां ले लिया तो यहां पर, और यहां ले लिया तो यहां पर। देखिए, फर्स्ट ईयर में जो प्रवणता का फॉर्मूला था m बराबर tan थीटा, यानी एक्स अक्ष की दिशा से झुकाव। यानी जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये माना वाई एक्सिस है, तो ये जो झुकाव है, ये झुकाव, इसको मैथ में कक्षा 11 में m बराबर tan थीटा के नाम से जाना जाता था। अब लेकिन इंटरमीडिएट में उसको जो वक्र दिया उसका अवकलन करके एंड पॉइंट करके, यानी जिस बिंदु पे चाहे उस पे स्पर्श रेखा का झुकाव या प्रवणता निकाल सकते हैं। तो ये भी प्रवणता है, या एंड पॉइंट कर सकते हैं, ये भी प्रवणता है, और m बराबर tan थीटा भी प्रवणता है। तो देखिए, हम कुछ आपको बड़ा, मैं ये चाहता हूं कि इतना क्लियर किया जाए कि बच्चे को कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े, वो ये लगे कि बिल्कुल आई कैन डू इट, नो एनी प्रॉब्लम। तो देखिए बेटा, मैं ये बताना चाह रहा था, ये भी प्रवणता, ये भी प्रवणता है। अब इस जैसे यहां पर है, माने यहां पर प्रवणता कितनी आई? 0। क्यों? कि रेखा कैसी है? एक्स अक्ष के समांतर है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है? एक्स अक्ष से कोण, जब ये कोण यहां पे होगा, यानी ये ऐसे होगा या इसके पैरेलल होगा, तो कोण कितना हो? 0। इसका मतलब है अगर कोई वक्र इस प्रकार से ऐसे करके, इसका मतलब है ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है। बढ़ेगा कब? जब ऊपर की ओर होगा, और जब डाउनफॉल होगा तो मतलब घट रहा है। यानी जब बढ़ रहा है तो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब घट रहा है तो फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले चतुर्थांश में tan थीटा प्लस का होता है। यानी कहने का मतलब है, अभी tan थीटा हम हाई स्कूल में जानते हैं कि tan थीटा पहले चतुर्थांश में प्लस का होता है। फर्स्ट ईयर कहता है कि m बराबर tan थीटा, यानी किसी रेखा की प्रवणता या झुकाव निकालना है तो m बराबर tan थीटा कर सकते हैं।
इंटर कहता है कि वक्र का अवकलन एट पॉइंट लगाएं, वो भी प्रवणता है। तो अगर कोई रेखा इस प्रकार से ऐसे आ रही है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में लाई कर रही है, तो वो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए कोई इस रेखा इस प्रकार से होती, आप जानते हैं कि इस वाले चतुर्थांश में tan का मान, ये कौन सा चतुर्थांश है? चौथा। ये फोर्थ चतुर्थांश है और चौथे चतुर्थांश में बेटा जो tan का मान होता है वो माइनस का होता है। इसका मतलब है कि प्रवणता ये हो या थीटा के रूप में निकले, क्योंकि थीटा तो tan थीटा तो फर्स्ट ईयर का केस है, और अब मान लीजिए ये इंटरमीडिएट का है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वक्र का अवकलन किया जाए, 8 पॉइंट निकाला जाए, अगर वो माइनस है, अगर वो माइनस, इसका मतलब वो लाइन इस प्रकार से जा रही है, इसका मतलब वी कैन से दैट कि फंक्शन कैसा डिक्रीज कर रहा है। और अगर कहीं मान लीजिए प्रवणता प्लस की आ गई, तो हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन कर रहा है। अब इसमें देखिए मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा बेटा। एक्चुअल क्या है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने को क्या हर आदमी पढ़ाता ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना की जाए, क्योंकि ये एक बिजनेस नहीं बल्कि एक धर्म ही है व्यक्ति का, बहुत ही ध्यान से आपको इस प्रकार पढ़ाना है, क्योंकि ये फ्यूचर का वर्ड है, इससे फ्यूचर कनेक्टेड है। तो देखिए मैं ये जो कह रहा था कि ये डाउनफॉल यानी माइनस की है, तो फिर कैसा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस का है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो टोटली आप ये समझ जाइए, समझ कि जो फंक्शन जो भी फलन दिया जाए उसका अवकलन करें, किसी बिंदु पर करें, अगर प्रवणता प्लस की आ रही है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर माइनस है तो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग से मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इस डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में एक समस्या और भी आती है। मैंने बताया था इससे पहले भी आपको, मोस्टली क्या है, पढ़ाने को तो सब पढ़ाते ही हैं। देखिए जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये पहले यूपी बोर्ड का पार्ट नहीं था, ये सीबीएसई बोर्ड का पार्ट है। इसलिए कुछ सवालों में मेरे हिसाब से कुछ मिस्टेक्स है, तो मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई ये रेखा स्पर्श रेखा है, अगर किसी बिंदु पर खींची गई रेखा इस प्रकार से ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, ऊपर जा रही। तो ये ऊपर जा रही, इसका मतलब क्या, फलन बढ़ेगा, कभी घटता नहीं है, बढ़ता है, लेवल भी नहीं होता, बढ़ता है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फलन कैसा है, किसी का वक्र अगर बढ़ता ही जा रहा है, कभी डाउनफॉल ना करे, तो इसका नाम होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या हम कह सकते हैं निरंतर वर्धमान। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए कोई फलन यहां पर है, ऐसे बढ़ा, फिर लेवल हो गया, फिर बढ़ा, तो ये फंक्शन, जिसे फंक्शन ये बढ़ा तो, लेकिन कभी ये लेवल भी हुआ, यानी कभी नहीं भी बढ़ा, फिर बढ़ा, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बेटा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, या कह सकते हैं वर्धमान है। और ये कैसा है, नहीं हर समय बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर दिस शेप अगर आ रही है, इसका मतलब है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसकी पहचान क्या है, सवाल ये उठता है कि y बराबर मतलब m बराबर tan थीटा, यानी tan प्लस का है। अब tan तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी कहां है, प्रॉब्लम हम इंटर में है, फर्स्ट ईयर में होते तो m बराबर tan थीटा ले लेते हम। अब फिर क्या, कैसे पता चलेगा, तो क्या करें, किसी वक्र का अवकलन करें, एक पॉइंट निकालें, और यदि उस पॉइंट पर अगर वो वैल्यू प्लस की आ रही, इसका मतलब फंक्शन कैसा इंक्रीज है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कैसे कहेंगे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर किसी फंक्शन का डिवाइडर्स निकाल के एक पॉइंट निकाले और वो किसी कीमत पे माइनस ही ना हो, हमेशा प्लस रहे, ऑलवेज पॉजिटिव, देन यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या निरंतर वर्धमान है। और अगर कोई फलन ऐसा लग रहा है कि कभी वर्धमान भी हो सकता, कभी लेवल भी हो सकता है, तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए आगे भी बताना चाहूंगा, जैसे कोई फलन आया इस प्रकार से, ऐसे करके, ये क्या देख रहे हैं,
ये डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका मान घट रहा है। लेकिन कैसे घट रहा है? लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है, ऐसा नहीं कभी बढ़ा। इसका मतलब या कभी लेवल हुआ, ऐसा नहीं है। तो इसका नाम होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं ये कैसा फलन है? निरंतर ह्रासमान। अच्छा, ह्रासमान क्या है? ये तो निरंतर ह्रासमान है, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं निरंतर। कैसा है बेटा? निरंतर ह्रासमान, ठीक है। और ये कैसा है? निरंतर वर्तमान। और ये कैसा? वर्तमान। अब क्यों ये निरंतर है? ये कभी डाउन, ये कभी अप नहीं हुआ, डाउन ही होता गया। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, डिक्रीजिंग फंक्शन बेटा क्या होता है? जैसे कोई चीज ऐसे घटी, फिर लेवल हो गई, फिर घटी। इसका मतलब पहले कभी घटी, फिर लेवल हो गई, फिर घटी। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? ये ह्रासमान है। ये हिंदी में आप कह सकते हैं, हिंदी में क्या हुआ बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर ये अच्छा, मेरी बात आप समझ गए? मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको प्रिय स्टूडेंट्स कि अगर कोई फलन हमेशा बढ़ रहा है, किसी कीमत में रुकना ही नहीं चाहता, यानी कह सकते हैं कि उसका अवकलन निकाल के एक पॉइंट निकाले और प्रवणता हमेशा प्लस किया, किसी कीमत पे माइनस होने की गुंजाइश ही नहीं है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अदर हैंड यू कैन से दैट, या आप कह सकते हैं कि फलन निरंतर वर्तमान है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई फलन बढ़ा फिर लेवल हुआ फिर बढ़ा, तो आप कह सकते हैं कि फलन वर्तमान है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, अब बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की, निरंतर ह्रासमान की, अगर फलन हमेशा गिर रहा है, कभी उठता ही नहीं है, आप कह सकते हैं कि फलन निरंतर ह्रासमान है, यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि मैंने बताया था ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटिव है, यूपी बोर्ड में इसका नया एंटर है, मतलब पहली अभी जल्दी आया है, इसलिए लोगों को निरंतर और वर्तमान और निरंतर वर्तमान में अंतर का थोड़ा स्पष्ट मैं समझता हूं कम है। और कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब है? जब कभी बढ़ जाए, कभी घट जाए, कभी ना भी घटे, कभी घट जाए, तो कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो शायद मेरे समझ से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आपको अब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, आप नोट कर लेना तब तक। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं शुरू करता हूं। मैं देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम में आने का चांस है, और जहां तक मैं समझता हूं मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं ये चाहता हूं कोई क्वेश्चन इस प्रकार का ना हो कि आपके एग्जाम में ना आए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन है आपका fx बराबर 3x प्लस 17। तो कह रहा है कि प्रदत्त फलन वर्तमान है, लेकिन मैं समझता हूं इसे वर्तमान नहीं बल्कि निरंतर वर्तमान कहना चाहिए। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। यह लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x 3x का 1 और कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो गया। f डैश x बराबर कितना हो गया? 3। देखिए डियर स्टूडेंट, कह रहा है r के लिए, r माने प्रत्येक रियल नंबर के लिए, आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r, या प्रत्येक वास्तविक नंबर के लिए। एक बात आप मुझे बता दीजिए, r समझते हैं वास्तविक संख्या, संख्याएं तो वास्तविक सभी हैं, 2 हो, 3 हो, 5 हो, -2, -1, √3, √2, सभी संख्या वास्तविक। यहां r x का मान कुछ भी लगाएं, क्योंकि f डैश x कितना है? 3। जब ये f डैश x 3 आया है तो समझने की कोशिश ये है कि x का मान या कुछ भी लगाएं, जब कुछ भी आप लगाएंगे तो होगा क्या? ये x के मान, यहां x है ही नहीं जिस पर कोई फर्क पड़े, यानी डेफिनेटली यू कैन से दैट कि ये हमेशा 3 रहेगा। जब हमेशा 3 रहेगा और वो भी किसका? प्लस का, तो x का मान कोई भी नंबर हो, वास्तविक कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, तो ये मान कभी भी माइनस का नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है,
यहां लिखिए इफ ये यदि x बिलोंग्स टू r के लिए, हिंदी में लिख लीजिए, के लिए फंक्शन या हिंदी में लिखिए फलन निरंतर वर्धमान होगा। कैसा होगा? निरंतर वर्धमान। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? क्योंकि x यहां बिलोंग करता है। इफ माने यदि x बिलोंग टू r, या कह सकते हैं कि यदि, या x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, ऐसे करके लिखें। चलिए हिंदी में लिख लें आप, x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान, चलिए मान के लिए। देखिए बात समझ में आई बेटा? फिर एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगा। f(x) = 3x + 7 है, हमने अवकलन करा दिया, 3 आ गया। कह रहे x बिलोंग्स टू r, यानी मतलब बिलोंग्स टू r का मतलब ये हुआ कि r का मान कोई वास्तविक नंबर है। हम कह रहे कुछ भी सही, जब f'(x) मैंने कहा, या f'(x), देखिए बात वही है, चाहे आप f' करें, चाहे आप dy/dx करें, चाहे आप y लिखें, चाहे आप फंक्शन x लिखें, y को ही फंक्शन x लिखा जाता है और f'(x) डिनोटेड बाय dy/dx। तो नाउ हियर दिस इज द, मतलब ये फलन है, x प्रत्येक वास्तविक नंबर को डिनोट करता है, या रिस्पेक्ट या अवकलन करने पर 3 आया। x का मान कोई वास्तविक नंबर ले ले, कोई, आप समझ रहे हैं, लेकिन ये फलन कभी माइनस का नहीं होगा, यानी हमेशा प्लस का। और मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर में हमारा tan थीटा होता है, या इंटर में dy/dx किसी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता या झुकाव होता है, तो झुकाव हमेशा प्लस है ऊपर की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मान है वो हमेशा प्लस का होगा। इसका मतलब है x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फलन निरंतर वर्धमान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ध्यान दें आप लोग, देखिए आपका क्वेश्चन है f(x) बराबर sin x, अंतराल, अंतराल है बेटा 0 से π/2, एक अंतराल है, दूसरा अंतराल है, अंतराल ऐसे लिखने बात वही है, अंतराल π/2 to π, और तीसरा अंतराल है आपका, अंतराल है आपका 0 to π। 3 अंतराल हमारे पास। एक तो f(x) बराबर sin x फलन, इस अंतराल पर फलन कैसा होगा, इस अंतराल पर फलन कैसा होगा, यानी यहां से यहां तक फलन ये कैसा होगा, यहां से यहां तक फलन कैसा होगा, यहां से यहां तक फलन कैसा होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। f'(x) चाहे ये लिखें अवकलन करने पे, या हिंदी में लिखने x के सापेक्ष अवकलन करने पे, या अंग्रेजी में लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया बेटा cos x, इसका अवकलन। अब यहां लिखें अंतराल 0 to π/2 पर, चलिए ले लें। अब 0 से π/2 कोई नंबर ले लें। मान लीजिए हमने x बराबर ले लिया 60 अंश, 60 अंश को हम क्या कर सकते हैं π/3, तो f' π/3, तो क्या हो गया cos π/3 या cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2। ये कैसा है, 0 से बड़ा, प्लस है। 0 कब होगी, जब इस पर रेखा ऐसी होगी, और जब ऐसे बढ़ेगी तो ये प्लस चली जाएगी, तो 0 से बढ़ेगी। अतः अंतराल 0 to π/2 पर फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक है बेटा, यहां पे ले लें अंतराल, कौन सा अंतराल लेंगे, π/2 to π। अब π/2 to π है, इसका मतलब 90 से 180 है, थीटा बराबर आप 120 ले लें, 120 हमने ले लिया, या इसको हम लिख सकते हैं 2π/3। अगर आप अंतराल ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा, f' 2π/3 बराबर हो जाएगा cos 2π/3, यानी cos 120, इसका मान होता है -1/2।
ये कैसा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब है अंतराल π/2 2π पर फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। अब बात रही तीसरा टॉपिक, कह रहा है 0 से π/2 पर अंतराल 0 to π पर। एक बात बताइए डियर स्टूडेंट्स, 0 से पाई इसका मतलब 0 से 180। अभी हमने 0 से π/2 पे देखा फलन कैसा हुआ, प्लस का आ रहा है यानी वर्तमान। अब π/2 टू पाई पे देखा फलन कैसा आ रहा है, ह्रासमान। तो 0 से पाई पे कैसा हो गया कि कभी तो ये वर्तमान है और कभी ये ह्रासमान है। इसका मतलब अंतराल इस पर फलन न वर्तमान है ना ही ह्रासमान है। ठीक है बेटा, ह्रासमान है। एंड दिस फंक्शन नॉट ए इंक्रीज फंक्शन, नॉट ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक नया क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन है आपका x क्यूब नहीं है, 2x क्यूब है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, 36x है प्लस 7। ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब ये पूछ रहा है आपसे, आपको दिखाई दे रहा है fx बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ये कह रहा है कि किस अंतराल पर फलन वर्तमान है और किस अंतराल पर फलन ह्रासमान। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर माना इसका कोई वक्र माना हम इस प्रकार से ऐसे करके वक्र ले, तो यहां पर क्या होगा, प्रवणता कितनी आई, 0। और यहां पर प्रवणता कितनी आई, 0। यहां प्रवणता कितनी आई, 0। तो हम क्या करें कि इसका अगर हम अवकलन करा दें और उसको अवकलन करा के डिवाइड एक्स के बराबर दिखा दें, तो वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहां ये फलन टर्न हो रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। सपोज करें ये फंक्शन एक है, ये 5 है, ये मान लीजिए 8 है। अब ये फलन कहां से आ रहा है हमको तो नहीं मालूम, तो हमने माना माइनस इंफिनिटी से यहां तक फलन। यहां पे क्या है, जब हमने इसका अवकलन कराया, डिवाइड एक्स निकाला, डिवाइड एक्स निकालने पर क्या हुआ, जब फलन में हमने इसका अवकलन किया, अवकलन करके डिवाइड एक्स निकाला, उसको 0 के बराबर किया, तो वो रेखाएं वो बिंदु आ गए जहां ये स्पर्श रेखा सीधी है। जब ये सीधी है यानी ये वाला बिंदु ये वाला निकल आएगा। अब हम अंतराल की बात करें तो ये फलन, इसका मतलब है जो मान हमारे आए, एक मान ये आया, ये कौन सा मान है जहां ये फलन सीधा हुआ, तो इसका मतलब यहां से यहां तक फलन बढ़ रहा था। दूसरा अंतराल, क्योंकि यहां लेवल हुआ है तो यहां से यहां तक ये अंतराल हो गया। तीसरा अंतराल आपका ये हो गया। ऐसे इस प्रकार से आपको अंतराल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बिना देरी किए हुए हम निकालते हैं। चलिए कराइए, 6x स्क्वायर हो गया, ये 6x हो गया माइनस 36 फॉर मैक्सिमा नहीं, फॉर यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है। हिंदी में आप लिख सकते हो वर्तमान और ह्रासमान के लिए। ठीक है, f डैश x को आप 0 के बराबर दिखा सकते हैं, यानी 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। आप 6 से डिवाइड करा दें तो x माइनस 6 बराबर 0। x स्क्वायर 3 दूनी 6, 3x प्लस के 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ x कॉमन है, x माइनस 3, और यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है बेटा, चलिए यहां जाइए आप, x प्लस 2, x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर माइनस 2 हो गया, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया बेटा 3।
तो ये फलन कहाँ हुआ है, या तो -2 पे लेवल हुआ है या 3 पे लेवल हुआ है। तो हमारे अंतराल कितने बने देखें आप। अंतराल ये हो गया -अनंत से -2, क्योंकि -2 पे लेवल हुआ है। अब कहां से आया है, तो माना बहुत दूर से आया, माना -∞ से आया। दूसरा अंतराल यहां से यहां लेवल हुआ है, -2 से 3। और तीसरा अंतराल हो गया 3 से लेकर अनंत तक, क्योंकि लेवल क्या 2 बार हुआ है, एक यहां और एक यहां, ये ऐसे करके हो सकता है। तो एक कहा -∞ से 2 -2 तक चला, और एक -2 से 3 तक चलेगा, और 3 से अनंत तक चलेगा। चलिए अंतराल अब बात करते हैं। अंतराल -अनंत से -2 पर, इस अंतराल पर आप चेक करके देखते हैं। तो चेक करने पे इसके बीच में कोई नंबर ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -5 कुछ भी ले लीजिए। तो चलिए x बराबर हम -3 ले लेते हैं। -3 यहाँ लगा दिया, 6 इसमें लगाया बेस x, तभी तो पता चलेगा प्रवणता कैसी बीच में। -3 का स्क्वायर 6 गुणा -3 और -36, ये 6 हो गया, 3 दिया 9 प्लस का हो गया, और माइनस प्लस 6 दिया 18 -36, 6 दिन 54 प्लस 18 -36। मैं समझता हूं कि ये 36 रह गया। ये कैसा है बेटा, प्लस का, इसका मतलब है f क्या है, 0 से बड़ा है। अतः x बराबर नहीं, x नहीं, अंतराल -अनंत से -2 पर फलन वर्धमान है। कैसा है बेटा, वर्धमान है। बात समझ में, क्योंकि इस अंतराल पे क्या 0 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट पे हो गया। अब देखें अंतराल -2 से 3 पर, इनके बीच में कुछ भी ले लें, x0 ले लें, इनके बीच में आया देखो ना। चलिए 6, 0 का स्क्वायर 6 × 0 -36, यानी ये कह रहा है क्या -36, ये 0 से छोटा है। तो क्या बता सकते हैं, अंतराल -2 से 3 पर फलन कैसा है, हिरासमान है। कैसा बेटा, हिरासमान है। अब चलिए अंतराल, अब कौन सा अंतराल रह गया बेटा, लेवल तो 2 ही बार हुआ है, 3 से लेकर अनंत तक, 3 से लेकर अनंत पर। x बराबर क्या ले लें, चलिए 5 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, पता नहीं। f'5 पर आप उसमें लगाए 6, 5 का स्क्वायर 6 गुणा 5 -36, ये 6 है, 5 25, 5 छक्का 30 और -36, 5 छक्का 150 और माइनस हो गए 66। देखिए जो भी नंबर बचेगा, चलिए मैं घटा लेता हूं, 15 में 6 गए, 4 रह गए, या 4 4 14, 14 में से 6 गए, 8 बचे। ये कैसा 0 से बड़ा है, क्या कह सकते हैं, अतः अंतराल 3 से अनंत पर फलन कैसा है, वर्धमान है। ठीक है बेटे, और आप चाहें तो इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि फलन अनंत से -2 पर वर्धमान, अनंत से -2 पर तथा 3 से लेकर अनंत पर वर्धमान है, जबकि -2 से -3 पर फलन हिरासमान। इकट्ठा कर सकते इतना भी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हटता हूं। ठीक है बेटा, चलो सर। हाँ चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए ये दिया है, मैं आपको समझाना चाहूं क्वेश्चन नंबर, ये QUS क्वेश्चन नंबर क्या इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो नंबर की आवश्यकता ही नहीं है। ये कह रहा है 0 से π/2 पर अंतराल 0 to π/2 पर सवाल है, y बराबर है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा
माइनस थीटा, ठीक है, पर एक वर्तमान फलन है। ये बताना है कि इस अंतराल पर ये फलन जो है वो कैसा है, वर्तमान। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब कलन करें, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, थीटा की, या एक्स नहीं है थीटा है, तो 4 तो आ गया क्या, इसका कर लीजिए 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही बड़ी ब्रैकेट लीजिए, और ऊपर वाला 4 तो बाहर लेके साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा ऐसे रहने दें, नीचे वाले का अवकलन तो नीचे वाले का 2 का क्या हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और थीटा का हो जाएगा 1। चलिए 4 अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया, 2 कॉस थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। यहां एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और यहां 4 1 प्लस, एक मिनट जस्ट ए मिनट, ये 2 कॉस थीटा है बेटा और ये 1 से ही करेंगे तो यहां यही आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है बेटा, चलिए बहुत सिंपल है, आप इसे घबराए ना, डी वाई ओवर डी थीटा है। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 प्लस 8 कॉस थीटा, ये अंदर जाएगा 4 और 8 कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, इसको ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी, जब 2a भी करेंगे तो 2 और कॉस थीटा यानी 4 कॉस थीटा। ठीक है बेटे, और नीचे आपका हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर 4 प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 4। ध्यान दें आप, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये 4 प्लस 8 कॉस थीटा है माइनस 4 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। 4 कैंसिल हो रहा है, क्या रह गया यार 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें यहाँ पर, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूं बहुत सिंपल है, इसमें कोई टफ नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये मैथ जो बहुत एक टफ चीज नहीं है, गणित से ज्यादा सरल कोई सब्जेक्ट मैं समझता हूं नहीं होता है, बस केवल जरूरत है आपको ध्यान देने की। तो देखिए आप लोग डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज आप नोटिस करें, क्या नोटिस करें, अंतराल क्या 0 से π/2, इसका मतलब कॉस की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 का मान कितना होता है 1 और 90 का 0, इसका मतलब है कि कॉस की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। देखिए ये वैल्यू जो आपको दिख रही स्क्वायर, ये तो हर हाल में प्लस का है, कॉस भी हर हाल में प्लस का होगा ये वाला, अब माइनस आगे लगा है, जब ये प्लस का है इसका मतलब 0 से बड़ा होगा ये नंबर, इट्स क्लियर, क्योंकि जब कोई माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, जब उसका स्क्वायर हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है 0 से बड़ा हो जाता है। ये भी अब क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 से 1 माना, 1 मान ले तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और कॉस का मान आपने 1 माना है तो 4 गुणा 1 यानी कितना हो गया 1, बात समझ पा रहे हैं, ये 1 हो जाएगा। इस पोजीशन में अगर ये वैल्यू इसके बीच टैली करेगी, इसका मतलब है ये मान कैसा होगा प्लस का होगा। जब ये प्लस का होगा यानी एट एनी कंडीशन ये वैल्यू कैसी आएगी प्लस की आएगी। समझ गया नहीं समझे,
फिर से ध्यान दे लें, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं चाहूंगा आप फिर एक बार ध्यान दें। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं। 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर, ठीक 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 है बेटे। चलिए मैं फिर स्टार्ट करता हूं, फिर समझाने का प्रयास करता हूं एक बार। ये अंदर क्या, ये सही है यहाँ पर 4 cos स्क्वायर। देखिए ये आपको दिख रहा है 4 से 4 कैंसिल, या 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा रह गया, माइनस आपका cos स्क्वायर थीटा है। आप चाहे आप थीटा की वैल्यू कोई लगा दें, चाहे आप 0 ले लें, जैसे आपने 0 लगा दी cos की वैल्यू। अब इस cos की वैल्यू, cos 0 का मान 1 होता है, 1 गुणा 4 4 हो गया। अब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और ये चीज तो प्लस है, इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। आप 1 लगा दें cos की वैल्यू, 1 लगाएंगे तब भी ये 1 का स्क्वायर होगा, ये 4 into 1 हो जाएगा, फिर ये प्लस की होगी। ठीक है, तो यहां लिखिए अंतराल, अंतराल क्या है 0 to π/2 पर फलन वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। बात समझ में आई नहीं भैया? 0 to π/2 है, इसका मतलब cos का मान 90 का कितना होता है 0, और 0 का मान कितना होता 1, तो cos की वैल्यू 1 और 0 के बीच टैली करेगी। तो यहां वैल्यू चाहे 0 ले लें, चाहे 1 ले लें, चाहे बीच का कोई नंबर ले लें, ये दो चीज हर हालत में प्लस की होगी, एनी कंडीशन। ये भी स्क्वायर प्लस का होगा, ये 4 है। अगर मान लीजिए सबसे अधिक वैल्यू 1 है, 1 ले लें, तो 4 into 1 4, और 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 इसका मतलब 3, और ये चीज स्क्वायर है इसलिए तो प्लस देगी, तो ये प्लस होगी। ठीक है, आप कोई नंबर ले लें, ये नंबर कभी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या, अंतराल इसमें फलन कैसा वर्धमान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और चलिए मैं हटता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दिया है f(x) बराबर log sin x। आपसे कहा है दिखाइए कि ये फलन जो है वो 0 से π/2 पर वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है π/2 to 0, यानी इसके बीच में फलन कैसा है, ह्रासमान है। आपको ये प्रूफ करना है, ह्रासमान है। चलिए मैं लाता हूं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन, इसका हल देखें आप लोग। देखिए मैं थोड़ा मिक्स इसलिए पढ़ाता हूं कि मेरे इस वीडियो से जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उसको उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे। दूसरा ये है कि देखिए इंटर के बाद आपको बीएससी करनी पड़ती है। अगर कोई आदमी मान लीजिए स्नातक को करना चाहता तो आपको जब बीएससी करेंगे तो पूरा मैथमेटिक्स इंग्लिश में होता है, वहां कहीं हिंदी का वर्ड नहीं होता। आजकल के जो टीचर्स हैं वो आपको टोटल हिंदी पढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, हिंदी बताइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए बेटा इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, क्योंकि जैसे जब वो बीएससी में एडमिशन ले तो उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, कोशिश करता हूं आपको समझ में आना चाहिए। देखिए f(x) बराबर आपको दिया है log sin x। क्या है बेटा, log sin। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो log, इसको x मान लीजिए, तो 1/sin x, साइन का दोबारा करेंगे क्या हो जाएगा cos x, यानी f(x) बराबर कैसा हो गया, cos x अपॉन sin x बराबर हम क्या लिख सकते हैं अब, cot x। अंतराल कौन सा हमारा अंतराल है बेटे, 0 to π/2 पर। इस अंतराल पर कोई भी एंगल ले लें जो चाहे आप, माना थीटा बराबर आप 30 डिग्री ले लें, या 30 को हम रेडियन में लिखें तो π/6 कर सकते हैं। तो f' π/6 कैसा है, cot π/6, cot 30, ये cot 30 हो गया, और π/6 30, 30, cot 30 का वन √3 होता है। ये वैल्यू कैसी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। अतः अंतराल 0 to π/2 पर फलन वर्धमान है। कैसा है बेटा, वर्धमान है। ठीक है बेटे, चलिए
दूसरे अंतराल की बात करते हैं। अंतराल π/2 2π, यानी कि हमारा 90 से लेकर 180 है, तो थीटा बराबर चाहें तो आप 120 ले लीजिए, चल जाएगा। रेडियन में लिख लें तो 2π/3 कर लें। f डैश 2π/3 बराबर हो जाएगा cot 2π/3। cot 120 का मान आप शायद निकालना तो सीखे होंगे, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। 90 + 30, 90 + 30, यानी आप कह सकते हैं माइनस का, सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है, और ये tan 30 हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। माइनस की है तो 0 छोटा है, अतः अंतराल π/2 2π पर फलन कैसा है? ह्रासमान है। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं तो ये कहूँगा 100% आपके मार्क्स आने चाहिए। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में कमेंट भी करें। इससे हम लोगों को थोड़ा ये पता चलता है कि बच्चे की डिमांड क्या है, बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार अगर पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चा ज़्यादा लाभान्वित होगा। तो अगर कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें। चलिए, थैंक यू।